तो कैसे हो साइंटिस्ट लोग। आप सबको फिर से नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो भाई, इतना तो पढ़ने के बाद वैज्ञानिक बन ही गए होगे। जितना मैंने फिजिक्स पढ़ाया है उतना पढ़ने के बाद भाई बढ़िया से पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत तो भाई खोज कर ही लोगे। समझ मेरी बात। तो चलिए फिर से नए क्लास में आप सबको स्वागत करते हैं। सभी को जय हिंद। और जैसा कि क्लास आज है 3, किसका तो बात मैं कर रहा हूँ, ऊर्जा के स्रोत का। जी, एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको शायद यही बोलते हैं। ठीक है। तो आज डे 41 है। ठीक है, डे 41 है, क्लास 3 है। और यहाँ आज हम जानने वाले हैं, क्या जानने वाले, जैसे कि बोर्ड में लिखा हो, पवन ऊर्जा है क्या। इसके पिछले वाले में बायोगैस हमने पढ़ लिया था, पूरे तरीके से पढ़ लिया था। और मजे की बात यह है भाई कि ये खत्म होने के बाद इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नहीं, बुक है, जिसका नाम है बायोलॉजी। मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए भाई बायोलॉजी में, मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए। उसको पढ़ेगा ना तो भाई मन गदगदाया जाएगा भाई, मन एकदम गदगदा जाएगा भाई पढ़ने पर। मतलब ऐसा आपको फील लगेगा ना कि भाई मैं मतलब भौतिक विद वैज्ञानिक के बाद अब रसा सॉरी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट मतलब बनने लाइक मतलब है। मतलब ऐसा पढ़ाऊंगा कि मतलब फील आएगा ना कि चलो मैं भाई कुछ हूँ, मैं भी खोज कर सकता हूँ। ठीक है, तोड़ 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 कर जोड़ सकता हूँ। ठीक है, यही भाई तोड़ना जोड़ना खोज है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे, दिल पे बात नहीं लेना है। मजाक मजाक में भाई पूरा पढ़ भी जाना है, एग्जाम भी क्लियर कर लेना है। बाकी ध्यान से, मतलब कान को खोलकर ध्यान से मेरी बातों को समझना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने बता दिया कि ये पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है सौर ऊर्जा। ठीक है, ये सौर ऊर्जा जो है आपका गैर परंपरागत स्रोत है। गैर का मतलब होता है गैर, बेकार है भैया, जीवन बेकार है। मतलब गैर का मतलब होता है कि इसके और इसके अलावा, ये बात समझ में आ रही है। इसके इसके अलावा ये, यानी ये क्या हो गया, गैर। ये परंपरागत हो गया कि मतलब कि ये हमारे बाप दादा मतलब तरीके से भाई चलते आ रहा है। बात समझ में, शुरू से चलते आ रहा है, एक नियम है वो चलते आ रहा है। और उसको छोड़कर नहीं, उसको इस्तेमाल करते करते कुछ और चीज खोज ली, कोई और चीज, जिसको बोलते हैं वैकल्पिक। मतलब इसके अलावा और कोई ऑप्शन आ गया, उसको बोलते हैं गैर। समझ मेरी बात। तो चलेंगे, हम समझेंगे। बट अभी समझते पवन ऊर्जा क्या है। बायोगैस हमने समझ लिया था, गोबर से मैंने क्या किया, बनाया भाई, मैंने बना दिया। ठीक है, इथेन बना दिया, मीथेन बना दिया, मीथेन बना दिया। और मीथेन जो बायोगैस से जो निकल रही है वो लगभग 75% निकल रही है भाई। 75% से ज्यादा आपका मीथेन निकल रही है। समझ रही बात। तो आज हम ऐसे ही क्लास में पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले। तो एक चीज तो बोलना भूल गए, एक चीज बोलना भूल गए। क्या बोलना भूल गए कि भाई आप इसको फटाफट मतलब स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ताकि समझाने के बाद इतना भाई इसका लिपा पोती हो जाएगा। जैसे नाम सुने होंगे ब्यूटी पार्लर। ठीक है, पार्लर, मतलब वहां पे अक्सर लोग जानने सॉरी जाने के बाद, हाँ सॉरी, मतलब ये जो मैंने किया वो नहीं, बट हाँ मतलब कि वहां जानने के बाद भाई जो आता है, भैया जो परिवर्तन होता है ना, माँ कसम हो ऐसा जीवन में परिवर्तन हो। तो भाई हम लोग कहीं और मतलब हो सकते थे। लेकिन बट वैसा परिवर्तन टेम्पोररी है। हम सब चाहते हैं कि परमानेंटली परिवर्तन हो, ताकि हम लाइफ में अचीव कर पाए। ठीक है, तो भाई टेम्पोररी के फेर में मत रहो, परमानेंट के फेर में रहो। मतलब समझ मेरी बात, जाओ। ठीक है, एक कहावत है भाई कि तावा को कितना रगड़ोगे भाई स्टील का बर्तन नहीं बन सकता। ठीक है, ये बात आप जो समझे होंगे। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैं पढ़ाने आया हूँ और मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए परमानेंटली पढ़ो भाई, पूरा समझ के पढ़ो, टेम्पोररी नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। हमें भाई आगे के लिए पढ़ना है, ताकि भाई आगे लाइफ में दो चार बच्चों को पढ़ा सके, समझा सके। बात समझ में आ रही है। बाल बच्चों के जब शादी ब्याह होए तो बाल बच्चों को पढ़ा सके भैया कि देखो ये ऐसे है, तो, ऊर्जा का स्रोत है, आपका पवन चक्की चलता है तो ये सब मिलता है। तो भविष्य का सोचो भाई,
बहुत ऊंचा लेवल, क्योंकि भाई तुम लोग साइंटिस्ट हो, ठीक है, तुम लोग साइंटिस्ट हो, तुम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो भाई तुम फिजिकल साइंटिस्ट हो, समझ में आ रही बात। तो तुमको यानी तुम सबको देश की जरूरत है, तो भाई पढ़ो ऐसा देश के लिए, बाल बच्चों के लिए, एग्जाम के लिए नहीं। तो चलो, इतना समझ में तो आ रहा होगा, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। चलो तो देखो, मैं फिर से आ गया, क्योंकि जब तक भाई समझाएंगे नहीं, जब तक क्लास खत्म नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पे दिखेंगे। ये लॉजिक वाली बात है। अब सोचो कि जब तक भाई क्लास खत्म नहीं होगा, तब तक तो मैं दिखागा नहीं, मतलब मैं दिखूंगा, मतलब थोड़ा सा मुंह है उल्टा, इधर उल्टा सीधा हो जाता है, बट थोड़ा सा कमी पानी का एहसास हो रहा है, कि पानी का एहसास हो रहा है कि भाई मेरे अंदर थोड़ा सा पानी कमी महसूस हो रहा है। तो कमी, जैसे पानी के बारे में जब बताए थे कि जो जल संयंत्र जो है, जल से हम विद्युत बनाते हैं, उसके साथ साथ आया हवा। हवा, मैं हवा मतलब हवा पापा की, मतलब परी जो उड़ती है ना हवा में, वो हवा मतलब जो आसमान में जो हवा है, उस हवा से हम लोग विद्युत बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसको थोड़ा सा समझेंगे, बातों को केयर करेंगे, मेरी बातों को केयर करो भाई, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं पानी को अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलो, अब तो गर्मी आ रही है। गर्मी आ रही है भाई, खूब चलेगा भाई, ड्रिंक भाई चलेगा। स्प्राइट स्प्राइट मजा उजा चलेगा, चलेगा भाई, पूरा धम के चलेगा भाई। तो सबसे पहले पहले इसको हम जानते हैं कि पवन ऊर्जा है क्या। बात बात में सब खेल जाएंगे भाई, पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी खेल के कोई गया है आपके साथ, वो वाला खेला, मतलब जो मतलब लीडो जो होता है ना, उसकी बात कर। चलिए फिलहाल, अभी मैं अभी चलता हूँ इस टॉपिक पे, कि देखिए ये जो है, मैंने कल एक चीज छोड़ दिया था, जो जीवाश्म जीव द्रव्यमान के बारे में मैंने पढ़ाया था, बायोगैस के बारे में। वो जो बायोगैस जो है, वो जो बन रहा है, वो नवीकरणीय है, ठीक है। आई मीन, समझ में आ रहा है नवीकरणीय का मतलब? वो कभी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। जब तक गोबर है, पानी है, आप बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो भाई, छापते रहो भाई, मीथेन गैस निकालते रहो, निकालो बेचो, निकालो बेचो, निकालो बेचो भाई, अमीर, ठीक है। तो जैव द्रव्यमान जो है आपका, क्या देखो ये भी धोखा दे दे, क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं इसका, ये भी धोखेबाज निकला। अक्सर आज लोग सब धोखेबाज है गाइस, सब लोग धोखेबाज है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता भाई। जिसे अपना समझते वो तो क्या बताए, मतलब गैर गैर परंपरागत के बारे में हम समझाएंगे, जो अपना समझते वो गैर निकल जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में समझाएंगे, बट अभी अभी इसमें थोड़ा सा इसको खाना पानी मतलब देते हैं, ताकि भाई अच्छा खासा चल सके। ये रहा ट्रिगर, यहाँ दबाएं, और यहाँ पे देखो फायरिंग। ये जो भाई धमकता है कि गमकता है पता ही नहीं चलता है, बट अच्छा लगता है, खराब भी लगता है। चलिए आप देखिएगा, हम लोग अब खेला शुरू करते हैं T20। चलिए, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है भाई, भाई पढ़ाई पर ध्यान दे दो, ठीक है। चलिए गाइस, अब देखेंगे हम लोग, फायरिंग धनाधन करेंगे। देखिए, जैव द्रव्यमान जो है ना, जिसको बोलते हैं बायोमास, बायोमास यानी बायोगैस, बात समझ में आ रही है? तो जैव द्रव्यमान, जिसको एक और नाम से बोलते हैं बायोमास, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब इसका अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है। जब तक गोबर है, पानी है, गारा बनाओ भाई, डालो उसे पाचित्र में डालो भाई, गैस बनते रहेगा। जब वो जो गारा वेस्ट हो गया, जो बच बच गया, उसको निकालो, खाद बन जाएगा। ये सब उत्तम किस्म का है, ठीक है। उत्तम किस्म का मतलब बहुत अच्छा प्रकार का जो आपका गैस निकल रहा है, उसके बाद जो आपका खाद बन रहा है, बहुत उत्तम, बहुत हाई क्वालिटी का है, ठीक है।
सही बोला, मतलब सही में है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं। मजाक करना थोड़ा सा तो बनता है। अब चलते इतना तो समझ में आएगा, जो द्रव्यमान बायोगैस जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, कुछ तो करो भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब गड़बड़ क्या है, किसको जानेंगे तो भाई गड़बड़ सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, पवन ऊर्जा, चलिए हम जानते हैं कि पवन ऊर्जा है क्या। देखिए पवन ऊर्जा जो है वो तो है ही है, उससे ऊर्जा बन ही रहा है, तो उसको समझो। देखो पवन ऊर्जा ये होता है कि जैसे हवा चलता है बहुत ऐसे इलाका में जहाँ पे इलाका खाली हो, बहुत बहुत ज़्यादा खाली हो, वहाँ पे भाई खंभा डालकर, बहुत लंबा खंभा डालकर भाई तीन पंखा, तीन ब्लेड वाला ऐसे लगा देते हैं, मतलब तीन ब्लेड वाला ऐसे मोटर जिसको बोलते हैं पवन चक्की, उसको लगा देते हैं। जब हवा चलती है उस चक्की को नचाती है। अब चक्की में भाई जुड़ा रहता है जो आपका क्या बोलते हैं जनरेटर, उस जनरेटर से फिर आपका जो लाइन बनते रहे। तो ये सब भाई बनने का तरीका है, पैसा कमाने का तरीका है। और आप ये मत सोचोगे भाई हम भी लगा लेंगे, बिक जाओगे भाई, बिक जाओगे, क्योंकि आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से समझो कि पवन चक्की जो है पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा यानी हवा से जो ऊर्जा बनता है उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा। पवन का मतलब हवा, आप पढ़ोगे, पर्यायवाची शब्द है हवा का, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, हवा, वायु, पवन, समीर, सब उसी का नाम है। ठीक है, तो बात रही कि जो पवन है ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा यानी हवा से जो ऊर्जा बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा। इसका बनने का तरीका है कि हम लगा देते पंखा, मतलब वही बोलते हैं, मतलब पवन चक्की लगा देते, चक्की का मतलब जो घूमता है उसमें लगाते अपने आपका जो भी जनरेटर वनरेटर है अपना जोड़ जाड़ के अपना काम क्रिया करते। ठीक है, बाकी समझते हैं इसका कार्य कैसे करता है, पवन ऊर्जा के लाभ क्या है, पवन ऊर्जा की सीमाएं क्या क्या है, उसके साथ साथ गैर परंपरागत स्रोत भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब जो हम लोग रफ्तार धरेंगे डायरेक्ट यहाँ जाके खत्म करेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। पवन ऊर्जा, पवन पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन, यानी विद्युत उत्पादन का मतलब विद्युत का पैदा करने के लिए किया जाता है। यानी पवन ऊर्जा का उपयोग, यानी पवन, पवन जो है पवन ऊर्जा का उपयोग, पवन यानी हवा में एक ऊर्जा है भैया, हवा में क्या है? ऊर्जा है। समझ में आ रही है? हवा में क्या है? ऊर्जा है। उस ऊर्जा को उपयोग करके हम बताएं कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो हवा में क्या ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। बात समझ में आ रही है? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे मैं कहूँ लाइन है और आपका फैन है, लाइन और फैन फैन के बीच में आप रेगुलेटर लगा दोगे ना, तो कम बेसी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? फैन को कम बेसी कर सकते हो। उसी तरीके से मतलब उसकी गति को कम ज्यादा किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी अब जैसे है कि आपका हवा, हवा ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा और जो विद्युत ऊर्जा है वो कैसे बदलेगा। हवा ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा को हमको बदलना है विद्युत ऊर्जा में, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। समझे? कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब जो एसीपी प्रदुमन जो है ना, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ तो है भाई, कुछ लगा हुआ है तब तो भाई बन रहा है ना। पवन ऊर्जा से डायरेक्ट किस में बन रहा है? विद्युत ऊर्जा में। और भैया हाई वोल्टेज में बन रहा है। बात समझ में रही है? हाई, ये डिपेंड करता है आपका जनरेटर पे, कितना जनरेटर कितना पावर का है। बात समझ में रही? आप घर पे प्रैक्टिकली कर सकते हो। एक मोटर लो, एक नॉर्मली मोटर लो, डीसी मोटर, और डीसी मोटर में एक ब्लेड डाल दो, ब्लेड मतलब पंखा। और अगर कहीं पे आंधी आया हुआ है, हवा चला हुआ, हवा के साइड में वो पंखा ऐसे लगा दो, पंखा चलेगा तो जो मोटर नचेगा उससे लाइन हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से सेम आपका फंक्शन है, आपका काम करता है क्या बोलते हैं, पवन चक्की। तो पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा का उपयोग यानी हम इस्तेमाल करते किस में, तो विद्युत उत्पादन के लिए, यानी विद्युत ऊर्जा को बनाने के लिए पवन ऊर्जा का इस्तेमाल, उपयोग विद्युत ऊर्जा के बनाने के लिए किया जाता है। आई होप कि इतना तक समझ में आ रहा होगा। चलिए, पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आप देखिएगा कि पवन चक्की में एक विद्युत पंखा के समान संरचना होती है। यानी पवन चक्की में, पवन चक्की कैसा होगा, सॉरी पवन चक्की जो होगा ऐसे रहेगा, आपका बहुत बड़ा लंबा खंभा, और यहाँ पे आपका इधर से ऐसे तीन पंखा वाला। ठीक है,
यहाँ से ऐसे मोटा रहेगा, फिर यहाँ पे पतला रहेगा। आप देखोगे फिगर में इस तरीके से, ऐसे बहुत ऊंचा रहेगा। ये जो है ना बहुत ऊंचा रहेगा, इसका ब्लेड भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ट्रकों से जाता है भाई, ट्रक जो होता है ना, ट्रक का 2 गुना 3 गुना ब्लेड रहता है। जो ट्रक होता है ना, जो ले जाने लाने वाला परिवहन ट्रक, जो पीछे से डिब्बा नहीं रहता है, उसका भाई 2 गुना रहता है ब्लेड। अगर कहीं पे ले जाते समय टकरा गया तो ब्लेड सत्यानाश हो जाएगा। तो ब्लेड भाई बहुत महंगा बनता है, एक एक ब्लेड खोल खोल लेके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा लाद दोगे और लेके चल जाओगे, नहीं। इसका एक एक ब्लेड, यानी एक पंखा में, एक आपका पवन चक्की में 3 ब्लेड रहता है। उसको एक ब्लेड मतलब खोल खोल के पार्ट बाय पार्ट लेकर जाया जाता है वहां पे जहाँ पे इसको लगाते हैं। कहीं गलती से भैया एक ब्लेड अगर क्षति हो जाता है तो फिर से वो ब्लेड का निर्माण किया जाता है, जिसमें खर्चा बहुत हाई होता है। समझ में आ रही है बात? तो यही होता है जो पवन चक्की में एक विद्युत पंखा का मतलब ये जो पंखा है, 3 ब्लेड, और ब्लेड के बीच में आपका जनरेटर रहता है। क्या रहता है? जनरेटर। और वही नचता है, उसमें जो कॉइल है आपका आर्मेचर, वो नचेगा, और आर्मेचर नचेगा तो फिर विद्युत धारा निकलेगा। तो पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। पवन चक्की में एक विद्युत पंखा के समान संरचना होती है, यानी इसमें ऐसा संरचना होता है किसके समान? तो विद्युत पंखा के समान। ठीक है, विद्युत पंखा के समान पवन चक्की में एक विद्युत विद्युत पंखा के समान संरचना होती है, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, जो दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई तक खड़ी खड़ी की जाती है। यानी दृढ़ का मतलब मजबूत, मजबूत आधार पर, यानी इसका जो आधार होता है नीचे, नीचे वाला बहुत ही मजबूत किया जाता है, ताकि भाई जब ऊपर जाए, कहा जाता है कि जब घर हम बनाते हैं तो घर का बेस मजबूत होना चाहिए, ताकि 2 महिला 3 महिला 4 महिला 5 महिला जितना खड़ा करते जाए कोई दिक्कत ना हो। अगर घर का बेस मजबूत नहीं किए तो भाई 1 महिला तो ठीक है, 2 महिला जाओगे तो भाई नीचे से दिक्कत आएगी, क्योंकि सारा जो लोड है कहाँ पे पड़ रहा है? आपका बेस पे। तो ये इसका जो बेस आधार होता है बहुत मजबूत होता है, दृढ़, और ये क्या होता है? बहुत ऊंचाई तक खड़ी की जाती है। समझ में आ रही बात? ये बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, बहुत ऊंचा होता है, इसलिए उसका बेस नीचे से बहुत मजबूत किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से जो ये जो आपका पवन चक्की है, जो पवन चक्की है, ये क्या आधार, दृढ़ आधार का मतलब बहुत मजबूत वाला आधार इसका बनाया जाता है। प्लस में आ, आधार पर कुछ ऊंचाई तक खड़ी की जाती है। कुछ ऊंचाई मतलब नहीं, बहुत ऊंचाई तक रहता है। समझ मेरी बात? बहुत ऊंचाई, जैसे आप कहीं पे आप देखे होंगे आपके गांव में, वो जो बड़ा बड़ा बिजली का खंभा देखे हो ना, बहुत बड़ा बड़ा बिजली का खंभा जो ऐसे बिजली आता है, उतना उतना बड़ा रहता है भाई, उतना उतना बड़ा रहता है। ठीक है, उससे ज्यादा लंबा भी हो सकता है हाइट के अनुसार। जहाँ पे ज्यादा पहाड़ी इलाका है तो उसका हाइट और बढ़ जाएगा। पहाड़ी इलाका छोटा है, मतलब पहाड़ छोटा छोटा है तो कम हाइट रहेगा। पहाड़ ज्यादा है, वहां पे मैदान है, तो भाई पहाड़ के ऊंचा रहेगा। तो मतलब जगह के हिसाब से ऐसे इसका ऊंचाई तय किया जाता है। ठीक है, लेकिन लगभग भाई ऊंचा रहता है। चलिए जानते हैं, अब क्या जानते हैं? कुछ ऊंचाई तक खड़ी की जाती है, किसका? पवन चक्की का। समझ में आ रही है? ये था आपका पवन चक्की। विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की, विद्युत उत्पादन के लिए यानी जो विद्युत उत्पन्न करेगा, निकालेगा, उसके लिए पवन चक्की की धुरनी सॉरी घूर्णी घूर्णी गति को उपयोग विद्युत जनित्र के टरबाइन का घुमाने के लिए होता है। यानी जो आपका पवन चक्की है, ये जो घूर्णी गति मतलब जो घूम रहा है, घूर्णी गति मतलब घूमना, जो गति कर रहा है, जो घूमने वाला जो गति कर रहा है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, यानी पंखा इसमें इसलिए निकाला जाता है ताकि ये जो पंखा घूमे, यानी घूर्णी गति से क्या बन जाए? इसका उपयोग करके विद्युत जनित्र, जो इसमें जो जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, जनरेटर में, ठीक है, जनरेटर में आपका जो पंखा फिक्स है, वो पंखा घूमेगा, यानी घूर्णी गति के कारण विद्युत जनित्र क्या करेगा? टरबाइन को, विद्युत जनित्र में जो टरबाइन लगा हो रहेगा, वो टरबाइन को नचाएगा। बात समझ में आ रही है? टरबाइन को नचाएगा, और नचाने के कारण विद्युत जनित्र फिर आपका अपना काम करना चालू करेगा। विद्युत जनित्र कैसे काम करता है? बस उसमें भाई उसका टरबाइन नचना चाहिए। उसका जो है आपका क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर में जो आपका टरबाइन लगा वो नचना चाहिए, आर्मेचर नचना चाहिए, जनरेटर काम करना चालू कर देगा। ठीक है, तो घूर्णी गति को उपयोग विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए होता है। टरबाइन से एक बड़ा विद्युत मोटर लगा रहता है टरबाइन से। ठीक है, टरबाइन से आपका जैसे ये हो गया, मान लीजिए
कि ये जो आपका जैसे ये पंखा है, ठीक है, और ऐसे है, ऐसे है। तो इस टरबाइन के अंदर फिर, ठीक है, बहुत बड़ा ये लगा रहता है, मोटर लगा रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा मोटर लगा रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा विद्युत मोटर लगा रहता है, जिसे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ए भाई, काहे गिर रहा है भाई। तो घूर्णी गति को उपयोग विद्युत जनित्र के टरबाइन यानी टरबाइन का घुमाने के लिए होता है। टरबाइन से एक बड़ा विद्युत मोटर लगा रहता है, जिसे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनाया जाता है, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अब पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा का मतलब हवा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हवा, जहाँ पे ज्यादा हवा बहता है। तो पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी इलाका में बड़े बड़े नदी के किनारे, बड़े बड़े समुंदर के किनारे, यानी बड़े बड़े समुद्र के, समुंदर के किनारे बहुत तेजी से हवा बहती है, बहुत तेजी से हवा बहती है। तो समुंदर के किनारे भी आपका पवन चक्की लगाया जाता है, आपका पहाड़ी इलाका में भी लगाया जाता है, और ऐसे स्थान जहाँ पे ज्यादा हवा चल रहा है तो वहां पे भी लगाया जाता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना होगा कि वो एरिया जो होता है बहुत लंबा होना चाहिए, मतलब लंबा चौड़ा, बहुत ज्यादा क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि जो पवन चक्की लगाया जाता है, एक नहीं लगाया जाता है, यानी कि आप एक लगा दोगे तो हो जाएगा, नहीं। पवन चक्की जब भी लगेगा तो बहुत सारा समूह में लगेगा, बहुत सारा समूह में लगेगा, उसके लिए बहुत जगह चाहिए, समझ में आ रही, बहुत जगह चाहिए। जब वो लगाया जाता है और वो हवा जब चलती है तो हवा क्या करती है, इसकी डायना को, जो डायना होता है, डाइन नहीं, डाइन गलत बात, डाइन वो अलग चीज है, समझ में आ रहा, डाइन मंत्र मंत्र मारने वाला, डाइना जो है, यानी जो आपका ये ब्लेड है, ब्लेड हवा के कारण वो ब्लेड नसती है, ब्लेड क्या करती है, नसती है, और उसी ब्लेड में आपका विद्युत मोटर लगा रहता है, यानी जनरेटर लगा रहता है, जो क्या करता है, नसता है, धारा बनता है। बात समझ में आ रही, नचेगा धारा बनेगा, समझ में आ रही, जितना स्पीड से नचेगा धारा उतना ही तेज बनेगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर धीरे धीरे नचेगा तो धारा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हाँ, इसका मिनिमम गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है तो धारा बढ़िया बनेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये था पवन ऊर्जा, समझ में आ रहा बात। तो पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। पवन चक्की में एक विद्युत पंखा के समान संरचना होती है, जो दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई तक खड़ी की जाती है। विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनित्र के टरबाइन का घुमाने के लिए होता है। टरबाइन से एक बड़ा विद्युत मोटर लगा रहता है, जिसे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। चलिए, इतना समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपका ये काम करता है। अब जो है कि पवन ऊर्जा के कुछ लाभ है, कुछ का बहुत लाभ है। पवन ऊर्जा के लाभ देखिए, आप कहेंगे तो हवा तो फ्री में मिल रहा है, हवा तो फ्री में मिल रहा है, इसका कोई खर्चा नहीं है, हवा कभी खत्म होगा भी नहीं। कोयला थोड़ी है कि कोयला खत्म हो जाएगा, हवा कभी खत्म नहीं होगा, समझ में रही बात। हवा नहीं होगा जब तक धरती और आपका ये है, क्या बोलते हैं, चांद है, जब तक कल हवा चलते रहेगा, ठीक है। और बात रही, तो हवा में खर्चा तो नहीं लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए ये सस्ता भी होगा। लेकिन इसका जो बनावट है ना, बनावट जो है ना, बहुत महंगा है, समझ रहा है। उतना जमीन इकट्ठा करो, जमीन ऐसे खरीदो, जमीन के बाद इतना महंगा महंगा लगाओ, समझ रहे। इसका आपका देख रेख रहना चाहिए, मतलब इसका सुरक्षा, इसका रख रखाली के लिए बहुत खर्चा लगता है, समझ रही बात। बिजली तो बहुत आसान है, बन जाएगा, लेकिन इसका बनाने में जो पैसा लग रहा है वो बहुत महंगा है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा के लाभ क्या है ये भी जानते हैं। पवन ऊर्जा का लाभ, लाभ बेनिफिट फायदे। तो नंबर 1 में पवन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, सॉरी नवीकरणीय ऊर्जा है। याद रखो भैया, नवीकरणीय, नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। ये खत्म नहीं हो सकता, कितना भी इस्तेमाल करो खत्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हवा कभी खत्म नहीं होगा, हवा कभी खत्म नहीं होगा। जब तक आपका अस्तित्व है, धरती का अस्तित्व है, आपका ये सौर सिस्टम का अस्तित्व है, जब तक भाई आपका जीवन है, जब तक इस धरती का जीवन है, समझ में रही, जब तक ब्रह्मांड है, जब तक भाई ये मतलब बोल सर यूनिवर्स जब तक है भैया, जब तक हवा खत्म नहीं होगा, समझ रही बात। तो पवन ऊर्जा
क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा। पहला तो पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल और दक्ष स्रोत है। ठीक है, आपका जो पवन ऊर्जा है पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब पर्यावरण पर्यावरण रहेगा, पर्यावरण में हवा है तब तक भैया ये ऊर्जा उत्पादन करते रहेगा। समझ मेरी बात? जब तक पर्यावरण है, पर्यावरण में हवा है, तब तक ये आपका चलता रहेगा। तो पर्यावरण तो खत्म होने वाला है नहीं, ठीक है, खत्म होने वाला है नहीं। तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल, मतलब पर्यावरण के अनुसार इसके अनुकूल क्या है? पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत है। समझ मेरी बात? तो पूछेगा कि पवन ऊर्जा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है कि नवीकरणीय स्रोत है, तो क्या बोलोगे? नवीकरणीय। नवीकरणीय, जो कभी अस्तित्व इसका खत्म नहीं होगा। लेकिन अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा? आपका कोयला, कोयला खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है। ठीक है, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय। प्राकृतिक गैस, ये क्या है? अनवीकरणीय प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस खत्म भी हो जाएगा, खत्म भी हो भी रहा है। समझ मेरी बात? चलिए, तो अब चलते हैं पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल और दक्ष स्रोत है। आगे चलते हैं, तो विद्युत उत्पादन के लिए अपवर्तक है। हाँ, विद्युत उत्पादन के लिए अपवर्तक व्यय आवश्यक नहीं होता। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए अपवर्तक व्यय आवश्यक नहीं होता। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो हवा से बिजली बन रही है, इसमें पैसा नहीं लगता। बट पैसा तब लगता है जब इसका पूरा हम जब ढांचा बनाते हैं तब। समझ में रहा है? लेकिन विद्युत उत्पादन यानी विद्युत जब बनना शुरू होगा तो उसके लिए पैसा नहीं लगा है। जैसे ये नहीं कि कोयला खरीद रहे हैं, हवा खरीद रहे हैं। समझ में रहा है? तो विद्युत उत्पादन के लिए अपवर्तक व्यय आवश्यक नहीं होता। बात समझ में रही? इसका अर्थ ये। चलिए आगे चलते हैं, तो इतना तो लाभ था। ठीक है, और भी लाभ है कि इसमें क्या हो सकता है कि क्या बोल सकते हो, क्या कह सकते हो, और क्या लाभ है? लाभ ये है कि ये पर्यावरण को पर्यावरण को ऐसे प्रदूषित नहीं करती है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें कुछ जल ही नहीं रहा है, इसमें हवा से चल रहा है, तो कोई प्रदूषण नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? ये सस्ता है। ये क्या है? ये ऊर्जा क्या है? सस्ता है। क्या मिलता है? सस्ता मिलता है। और क्या मिलता है? सस्ता मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आगे है पवन ऊर्जा की सीमाएं, लिमिटेशन, जिसको बोलते हैं सीमाएं को बोलते हैं लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन यानी पवन ऊर्जा जो है सीमित है। ठीक है, क्या है? सीमित है, लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है, यानी कि आप कहीं भी लगा सकते हो, नहीं, ये लिमिटेड है। ठीक है, चलिए जानते हैं पवन ऊर्जा की सीमाएं क्या क्या है, और इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए पहला जानते हैं कि पवन ऊर्जा फॉर्म, फॉर्म, ठीक है, सॉरी फॉर्म नहीं, फॉर्म, पवन ऊर्जा फॉर्म, फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? पवन ऊर्जा फॉर्म का मतलब होता है कि समूह। क्या? समूह। जैसे आप मुर्गी फार्म के नाम सुने हो ना, मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म, बकरी फार्म, मतलब कि बकरी को पालते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे पालते हैं, फार्म बनाते हैं। ठीक है, फार्म बनाते पालते हैं, मुर्गा मुर्गी को पालते हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा फार्म का मतलब हुआ कि एक नहीं, बहुत सारे पवन ऊर्जा, पवन चक्की हम लगाएं, उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा फार्म। ठीक है, फॉर्म। ठीक है, पवन ऊर्जा फॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी बहुत सारे पवन चक्की, यानी एक पवन चक्की को नहीं फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, आप एक मान लीजिए मुर्गा रख रहे हो तो उसको फॉर्म बोलोगे नहीं। अब 1000, 100 है, 200 है, 1000 है, 3000, 10,000, उसको क्या बोलोगे? 50 है, 20, 30, 40 है, उसको क्या बोलोगे? फॉर्म, मतलब मैंने पाला हुआ है। तो इस तरीके से पवन ऊर्जा फॉर्म जो है, फॉर्म जो है, ऐसे एक नहीं बहुत सारे पवन चक्की को मिलाकर बोलते हैं ऐसे। ठीक है, और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा फॉर्म, बहुत सारे पवन ऊर्जा का समूह को बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो पवन ऊर्जा फॉर्म उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जा सकते हैं जहां वर्षा के अधिक भाग तक पवन चलता है।
वर्ष है, हाँ वर्ष, सॉरी वर्ष ना, वर्षा नहीं, वर्ष के अधिक भाग तक पवन चलता है। देखना ध्यान से सुनना, पवन ऊर्जा फर्म यानी पवन चक्की वहां पे लगा सकते हैं, उस स्थानों यानी उस जगह पे लगा सकते हैं जहां जहां वर्ष के अधिक भाग तक पवन चलती, यानी जहां सालों साल, जहां सालों साल, ठीक है, सालों, जहां सालों साल हवा चलता है, हवा, ठीक है, हवा चलता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार, ठीक है, और बिहार में कहा जाए कि बिहार में सालों साल हवा चलता है, सालों साल, मान लीजिए बिहार में, और एक है यूपी, क्या है? यूपी, ठीक है, यूपी। तो बिहार में आपका सालों साल तेज हवा चल रहा है, मान लीजिए कि तेज हवा चल रहा है, तेज, ठीक, हवा चल रहा है, और यूपी में नहीं चल रहा है, तो यूपी में नहीं लगाएगा आपका पवन चक्की, नहीं लगेगा, पवन फॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि कि भाई आपका यूपी में सालों साल हवा नहीं चल रहा है, लेकिन बिहार में आपका सालों साल हवा चल रहा है, तेज हवा चल रहा है, तो वहां पे आपका लगेगा। जैसे समुन्द्र के किनारे, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे हमेशा हवा चलता है, तेज चलता है, ठीक है, समझ मेरी बात, हवा चलते रहता है, तो समुद्र के किनारे आपका पवन चक्की लगाया जाता है। तो बोल रहा है कि पवन ऊर्जा का फॉर्म उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिक, जहां वर्ष के अधिक भाग तक पवन चलती यानी हवा चलती है। समझ में रहा ना? तो जहां पे तेज हवा चलेगा वहीं पे इस फॉर्म को यानी पवन चक्की को लगाया जाएगा, और जहां पे नहीं चलेगा तो वहां पे नहीं लगाया जाएगा। तो ये लिमिटेशन है, ये लिमिट है ना भैया, कि जहां पे चल रहा है हवा वहीं पे लगाया जा रहा है, और जहां पे हवा नहीं चल रहा वहां पे नहीं लगाया जा रहा है। तो ये तो लिमिटेशन है, ये तो सीमाएं हैं, ये बंधन है, ये रोक रहा है कि जहां पे हवा तेज चल रहा है वहां पे लगा जा रहा है। जैसे पहाड़ी इलाका में बहुत हवा तेज चलता है, पहाड़ी इलाका में हवा तेज चलता है, तो पहाड़ी इलाका में ऐसे लगाया जाता है, पहाड़ी इलाका में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सीमाएं हैं, ये लिमिटेशन है। बात समझ में आ रही है? तो ये है पहला। उसके बाद दूसरा, टरबाइन की आवश्यक चाल, टरबाइन की आवश्यक चाल बनाए रखने के लिए पवन चाल जो होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब ये भी लिमिटेशन है कि टरबाइन जो है, आपका जो आपका टरबाइन यानी जो पंखवा है, जो ब्लेड घूम रहा है, उसको घुमाने के लिए कम से कम हवा का चाल होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रही है? यानी ये जो ब्लेड घूमता है उसको घुमाता कौन है? हवा घुमाती है, हवा, पवन घुमाती है। तो उस पवन यानी हवा के चाल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा बह रही है तो आपका ब्लेड चलेगा, विद्युत उत्पन्न होगा। अब 15 से कम चल रही है, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो विद्युत नहीं बनेगा। समझ में आ रही है? विद्युत नहीं बनेगा। और 15 से ज्यादा चल रही है, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 40 चल रही है, जितना स्पीड में चलेगा उतना तेज से बिजली बनेगा। तो ये एक लिमिटेशन है, एक बंधन है ना, सीमाएं है ना, कि इतना से कम होगा तो बनवे नहीं करेगा। समझ लो, इतना से कम होगा तो बिजली बनवे नहीं करेगा, बढ़िया से बनवे नहीं करेगा। तो इतना होना चाहिए या फिर इतना से ज्यादा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है जब मैं एग्जाम दे रहा था लगभग 2020 में, आज तो 26 है, 2020 में मैं एग्जाम दिया था, तो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, पवन चक्की का न्यूनतम चाल कितना होता है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हवा की चाल, पवन चक्की के लिए हवा की चाल मिनिमम कितना होता है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, से अधिक होना चाहिए। यानी टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन का चाल कितना होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ठीक है, नहीं तो उससे भी अधिक होना चाहिए। चलिए, बात इतना समझ में आएगा। चलिए आगे चलते, तीसरा में, पवन ऊर्जा फॉर्म की स्थापना के लिए, यानी पवन ऊर्जा फॉर्म यानी जो आपका जो ये है पवन चक्की जो है, पवन चक्की को लगाने के लिए यानी उसका स्थापना यानी लगाने के लिए भूमि का बड़ा क्षेत्र आवश्यक होता है। भूमि का बड़ा क्षेत्र, मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत सालों साल हवा चलता है लेकिन वहाँ पे भूमि ही नहीं है। समझ में रहे? वहाँ पे भूमि नहीं है, बहुत घर बसा हुआ है, तो वहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं, आप पवन चक्की नहीं लगा सकते। कितना को घर तोड़िएगा, कितना का घर तोड़िएगा, नुकसान है। तो ये भी लिमिटेशन है, ये भी सीमाएं हैं
कि अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा स्थान बिहार, मान लीजिए कि बिहार में ही ऐसा स्थान, मान लीजिए कि बिहार में ही ऐसा स्थान, ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत तेजी से हवा चलता है और सालों साल हवा चलता है, समझ में रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रकृति का देन है, कुछ चीज है वहाँ पे, किसी का घर बना हुआ है, बहुत शहर बसा हुआ है, तो शहर को आप तोड़िएगा नहीं, शहर को नहीं तोड़ सकते, नुकसान है, आप उन लोगों को कहाँ भेजाइएगा, कहाँ जगह दीजिएगा, तो ये भी लिमिटेशन है। इसलिए पवन चक्की को स्थापना करने के लिए क्या हो चाहिए, बड़ा क्षेत्र होना आवश्यक है, बड़ा, जहाँ पे बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे हवा चल रहा हो वहाँ पे लगाता है, समझ रही बात। चलिए, खुला मैदान भी होना चाहिए, तो ये सब लिमिटेशन है, ये सब सीमाएं हैं। तो पवन ऊर्जा फॉर्म की स्थापना यानी बैठाने के लिए, लगाने के लिए भूमि का, यानी भूमि मतलब जमीन का बड़ा क्षेत्र आवश्यक होता है, यानी बड़ा बहुत जगह लेगा। ये जो आपका जो बनेगा, आपका जो पवन चक्की, पवन ऊर्जा से जो विद्युत बनेगा, उसके लिए पवन चक्की लगाना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत बड़ा जमीन चाहिए, बहुत बड़ा जमीन मतलब बहुत लंबा चौड़ा जमीन चाहिए, ठीक है। आगे चलते, चौथा में फॉर्म स्थापना के, फॉर्म स्थापना समझ में आ रहा है ना, फॉर्म स्थापना मतलब पवन ऊर्जा फॉर्म, 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 ठीक है। पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापना की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक अधिक होती है। प्रारंभिक का मतलब जब भूमि खरीदना, भूमि खरीदना तो उसको फिर साफ सफाई करना बढ़िया से, उसके बाद क्या करना, वहां पे फिर आपका ये पवन चक्की लगाना, एक नहीं बहुत सारे, तो उसका पवन चक्की का खर्चा कौन देगा, भूमि खरीदेगा तो भूमि का खर्चा कौन देगा, तो जो लगा रहा है, जो संस्था है जो बना रहा है, चाहे तो प्राइवेट है चाहे तो सरकारी, सरकारी लगा रही है, तो उसके लिए तो पैसा बहुत चाहिए। तो ये बोल रहा कि फॉर्म स्थापना की प्रारंभिक यानी शुरुआत लागत, लागत मतलब शुरू शुरू में बहुत अधिक पैसा लगता है, लागत का मतलब पैसा, प्रारंभिक पैसा बहुत अधिक लगता है, यानी जब पहला बार जो पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा, सोच नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं, पांचवा में, पांचवा में है कि 1 मेगावाट जनित्र के लिए, 1 मेगावाट यानी 1 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने के लिए, 1 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने के लिए फॉर्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। सोचो कितना है भूमि, समझ रहे हैं, 2 हेक्टेयर भूमि की, यानी 1 मेगावाट जो आपका है, किलोवाट नहीं भैया, 1 मेगावाट बोल रहे हैं, 1 किलोवाट नहीं, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट जनित्र के लिए, मतलब जनित्र का मतलब वही आपका क्या बोलते हैं, पवन चक्की के लिए फॉर्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। सोच लो 2 हेक्टेयर कितना होता है 1 मेगावाट के लिए, तो 1 मेगावाट से हो जाएगा, काम चल जाएगा। बहुत सारा ऐसे मेगावाट उपयोग करना चाहिए, आपका क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना का बिजली आप प्रदान कर रहे हो, आपूर्ति दे रहे हो, उसके अनुसार आपका उतना मेगावाट जनरेट करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपका जनरेटर, आपको उसके अनुसार आपका क्या बोलते हैं, फॉर्म लगाना पड़ेगा, यानी आपका जो पवन चक्की लगाना पड़ेगा, उसके लिए जमीन ज़्यादा लगेगा, समझ मेरी बात, तो जमीन बहुत काफ़ी लग जाता है, तो ये सब सीमाएं हैं, समझ में आ रही है, ये सब दिक्कत है। चलिए आगे चलते, छठा, फॉर्म के स्थापना की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। अरे ये तो हो ही गया, फॉर्म की स्थापना की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है, ये तो हो गया। हाँ, चलिए ये पाँचे को, चलिए ये तो बता दिए, फॉर्म की स्थापना की लागत बहुत अधिक होती है, तो ये वाला दोबारा लिखा गया था। तो ये था आपका 5 पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है आपका पवन ऊर्जा के सीमाएं, लिमिटेशन, समझ में आ रहा है, तो ये है पवन ऊर्जा का लिमिटेशन, सीमाएं हैं, ये सब दिक्कत आती है, समझ में आ रही बात, ये सब चीज। लेकिन जो आपका ये सब होने के बाद जो आपका जो मिलेगा, ऊर्जा जो मिलेगा, उसका चार्ज, उसका पैसा कम लगेगा, ठीक है, शुरू में हो सकता है ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर फिलहाल इसका मैनेज होने के बाद, इसका पैसा रिकवर होने के बाद, फिर आपका बिजली का बिल कम लगेगा, समझ रही बात, तो सस्ता मिल सकता है। चलिए, और ये जो आपका पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। चलिए इतना हो गया पवन ऊर्जा, ऊर्जा के लाभ, पवन ऊर्जा की सीमाएं हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके बारे में, पवन ऊर्जा यानी पवन चक्की सबसे ज्यादा कहाँ लगाया गया है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, पवनों मतलब हवाओं का देश, हवाओं मतलब ये आपका क्या बोलते हैं, पवन चक्की का देश कहा जाता है, यानी डेनमार्क, डेनमार्क क्या एक देश है, जैसे इंडिया में हम रह रहे हैं उस तरह से एक डेनमार्क देश है, जहाँ पे पवन चक्की बहुत ज्यादा लगाया जाता है, और वहाँ पे डेनमार्क में हवाएं हवाएं ज्यादा बहती है, बहुत बहती है, ठीक है, बहुत बहती है, जिसके कारण वहां पे आपका पवन चक्की लगाया गया है, इसलिए बोलते हैं डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को
डेनमार्क को 25% से अधिक विद्युत आपूर्ति पवनों द्वारा मिलती है। सोच लो, 25% से अधिक जो आपका विद्युत मिल रही है, जो विद्युत आपूर्ति हो रही है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो विद्युत मिल रहा है, जो लाइन उपयोग कर रहे हैं, 25% से अधिक किसके द्वारा? पवनों द्वारा, यानी आपका इसके द्वारा, क्या बोलते हैं, क्या है, पवन चक्की के द्वारा आपका मिल रहा है। तो पूछेगा पवनों का देश किस देश का कहा जाता है? तो डेनमार्क। क्या? डेनमार्क। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है कुल ऊर्जा उत्पादन के पद में जर्मनी अग्रणीय है। ठीक है, समझ में रहे? देखना ध्यान से, डेनमार्क में सबसे ज्यादा क्या लगा हुआ है? आपका हवा चलती है और आपका ये लगा हुआ है पवन चक्की। लेकिन बोल रहा है कि जो पवन चक्की से सबसे ज्यादा जो आपका आउटपुट जो निकालता है, आपका जो ऊर्जा निकालता है, वो जर्मनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि अगर पवन चक्की से सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन निकाल रहा है, तो जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। लेकिन पवनों का देश कौन है? तो डेनमार्क। ठीक है, और पवन चक्की द्वारा सबसे ज्यादा ऊर्जा निकालने वाला कौन सा है? तो जर्मनी। क्या है? जर्मनी। ठीक है, ये सब याद रखना। जबकि भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान है। ठीक है, भारत भी है भैया, भारत भी। ठीक है, भारत भी केवां नंबर पर? 5वां नंबर। पहला कौन? जर्मनी, 5वां पे भारत। ठीक है, यानी भारत में भी पवन ऊर्जा से, भारत में भी पवन ऊर्जा से यानी पवन चक्की से आपका ऊर्जा बनता है, ऊर्जा निकलता है, जो कि लोग उपयोग करते हैं। वो केवां नंबर पर है? तो भारत 5वां नंबर पे। कितना? 5वां नंबर पे। पहला जर्मनी। लेकिन पूछेगा कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क का। चलिए आगे चलते, इतना समझ में आ गया होगा। अब है ऊर्जा के, समझ में आ रहा है? आप क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा के वैकल्पिक, वैकल्पिक मतलब ऑप्शन, ऑप्शनली, जैसे ऑप्शन 1 बी सी डी। जैसे मैंने पढ़ा कुछ ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पढ़ा, फिर ऊर्जा के ये भी परंपरागत स्रोत पढ़े, लेकिन इसके अलावा सी और डी, ई, एफ, जी, एच कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है? वैकल्पिक, मतलब इसके अलावा और भी है, और भी बनाया गया है। गैर का मतलब ये सब परंपरागत है, और गैर का मतलब मनुष्य द्वारा ऐसे ये सब बना, जो कि लिमिटेशन है, यानी लिमिट वाला है। समझ में आ रही बात? लिमिटेशन मतलब लिमिट वाला। जैसे मैं कहूँ सौर ऊर्जा, क्या है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा कितना देरी, कितना दिन तक आप चला सकते हो? टूट जाएगा, फूट जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका एक अस्तित्व है, खत्म हो जाएगा। उसको बोलते हैं गैर परंपरागत स्रोत। लेकिन हवा, हवा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो हवा जब तक है, जब तक लाइन बनाते रहेंगे। लेकिन सौर ऊर्जा क्या है आपका? ये लिमिटेशन है। ठीक है, यानी गैर परंपरागत स्रोत है, जिसको बोलते हैं वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत। समझ में रहे? उसके बारे में पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा, बैटरी। बैटरी क्या है? आपका गैर परंपरागत स्रोत है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। बैटरी कब तक चलता है? आप लाए 10 साल 20 साल चलेगा, खराब हो जाएगा, फिर नया लो, फिर 10 साल 20 साल 30 साल चलेगा, खराब हो जाएगा। उतना चलता भी नहीं है। बट इतना इतना समझने की बात समझना, ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब बात रही कि ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत लाने की जरूरत क्यों पड़ा? जैसे में सौर ऊर्जा क्यों लाने का जरूरत पड़ा? सौर ऊर्जा, बैटरी क्यों लाने की जरूरत पड़ा? समझ में आ रही बात? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्यों आया, आवश्यक इसका क्यों हुआ, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इतना समझ में आ गया ना कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या फिर वैकल्पिक, यानी ये जो आपका परंपरागत था, इसके अलावा उसको बोलते हैं गैर। ठीक है, गैर लोग, यानी बोलते हैं ना कि हम अपने लोग हैं, वो लोग गैर लोग हैं, पड़ोसी क्या है? गैर लोग हैं, हम अपना परिवार अपने लोग हैं। ठीक है, यानी ये सब क्या था? अपना था, यानी परंपरागत, जो चलता आ रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ सदियों पहले, मतलब कुछ सालों पहले ये सब बनाया गया। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बैटरी, ये सब अब बनाया गया। लेकिन ये सब हवा, पानी, ये सब पहले से, जैसे कोयला लाखों करोड़ों साल से पहले से भी आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा, अभी खत्म होगा। ठीक है, लेकिन ये सब आपका परंपरागत स्रोत है, जो ऐसे आते गया। ठीक है, आते गया। लेकिन अब इसको फिर से हम नया, अपने मनुष्य अपने हाथों से ये सब बनाया, उसको बोलते हैं गैर परंपरागत स्रोत या फिर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ठीक है, ये वाला नहीं तो फिर ये वाला। ठीक है, चलिए आप जानते हैं। तो ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। ये सब क्यों लाना पड़ा? समझ में आ रहा है? ये सब क्यों लाना पड़ा? चलिए
अब जैसे मैं कहूँ कि आप एग्जाम दोगे तो उसमें 4 ऑप्शन रहता है। 4 पूछेगा कि 4 ऑप्शन क्यों, ज़रूरत क्यों है देने के लिए, 4 ऑप्शन देने के लिए क्यों ज़रूरत है? तो कभी-कभी देखते हैं कि चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन वहाँ सही रहता है, 1 ऑप्शन वहाँ रहेगा इनमें से सभी, इसलिए 4 ऑप्शन लाया गया। यही 4 ऑप्शन इसलिए 4 ऑप्शन लाया गया क्योंकि हम कन्फ्यूज़ हो सके। समझ में रहे? समझ में आ रही बात? तो ये सब भी लाया गया ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल करके अपने लाइफ में अपनी लाइफ को आराम कर सके, आरामदायक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे मशीन जो जिसको चलाने के लिए ऐसे ये सब बनाया गया, चलिए हम जानते हैं। तो ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत में चलते, तो देखिएगा, वैज्ञानिक प्रगति के साथ, वैज्ञानिक जो है आपका बोले ना, साइंटिस्ट, आप लोग क्या हो, साइंटिस्ट, यानी आप लोग का प्रगति हो रहा है। तो पहले जो वैज्ञानिक थे, अभी तो आप हो, इसके पहले जो वैज्ञानिक थे, जैसे वैज्ञानिक का नाम नहीं जाने, न्यूटन, क्या थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद फैराडे, ये सब क्या होना, वैज्ञानिक है, ठीक है। समझ मेरे बात, मैक्सवेल, ठीक है, ये सब कौन है, वैज्ञानिक थे। तो उसी तरीके से वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ, यानी वैज्ञानिक तो बढ़ते गया, प्रगति होते गया, उसके साथ साथ ऊर्जा की हमारी मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी वैज्ञानिक प्रगति के साथ ऊर्जा की ऊर्जा की हमारी मांग, यानी ऊर्जा जो है, यानी शक्ति, एनर्जी, उसका मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगा। समझ में रहा है? जैसे पहले, सॉरी, पहले बहुत सारा पेड़ पौधा था, पहले आज से चलो 50 साल चलो पहले, ठीक है, 50 साल चलो पहले, अगर मैं आज से 50 साल चलूँ पहले, तो एसी का नाम सुने थे, सुने भी होंगे तो बहुत कम सुने होंगे। मान लीजिए कि 50 साल पहले एसी, ठीक है, एसी था, जो अभी एसी लगाते हैं घर में। 100 साल पहले चलिए, 200 साल पहले क्या एसी था? नहीं। आपका घर कैसा था, मिट्टी का, वही एसी का घर था, वही एसी था। तो पहले भैया पेड़ पौधा भी बढ़िया था, वातावरण भी बढ़िया था, बारिश होती थी बढ़िया से, समय के अनुसार बारिश होती थी, मौसम ठंडा रहता था, गर्मी के दिन में उतना गर्मी नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब देखो कितना गर्मी पड़ रहा है, ठीक है, गर्मी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, वातावरण जो है आपका वायुमंडल जो है, आपका पर्यावरण जो है दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस जो गैस है वो उसका मात्रा बढ़ गई है। समझ में आ रही बात? तो ये सब सब नुकसान हो रहा है। तो ये सब नुकसान कौन कर रहा है, हम सब ही कर रहे हैं। उसके बाद सब ये सब बर्बाद हो रहा है, आपका प्राकृतिक जो देन है सब बर्बाद हो रहा है। तो जब छेड़छाड़ करोगे, बर्बाद करोगे, तो भाई ये भी आपके साथ खेलेगी। अब गर्मी खूब पड़ती है, गर्मी क्या करती है, खूब पड़ती है, गर्मी क्या करती है, बहुत पड़ती है। आपका जो ओजोन जो लेयर है वो ऐसे होते टूटते टूटते जा रहा है, जो क्या करता है, आने वाले विकिरण को, आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करता है, गर्मी को ऐसे प्रोटेक्ट करता है, रोकता है। लेकिन उसका वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अब देखो गर्मी कितना पड़ता है, गर्मी इतना पड़ता है कि हम लोग रह नहीं पाते, सह नहीं पाते। समझ में आ रहा है ना, सह नहीं पाते। तो घर में लगाते एसी, कूलर लगा रहे, तो एसी या कूलर लगा रहे हो तो भैया वो लाइनिया कहाँ से आएगा। पहले हम ऐसे मोमबत्ती से या फिर लैंप से या फिर दिया से पढ़ते थे, आज कौन पढ़ता है, आज सबको लाइट चाहिए, क्योंकि सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा परिस्थिति आ गया है। समझ मेरी बात? तो धीरे धीरे ऐसे डेवलप होते गया, सब ये सब चीज़ बदलते गया, और आज देखो हर घर में लाइन की ज़रूरत है। अगर शाम के समय में भैया अगर लाइन कट जाए, तो खाना भी तभी बनता है जब लाइन आता है, ये हकीकत है। या फिर अगर किसी के घर में मोमबत्ती है, लालटेन है, तो बार लेते हैं, लैंप उनसे बना लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि लाइन कट गई तो सोचते हैं अच्छा रुक जाओ ना, 5 मिनट रुक तो लाइन ये दे देगा, 10 मिनट रुक जाओ लाइन दे देगा, आधा घंटा, ऐसे करते करते आधा घंटा रुकते ना, और थोड़ा सा रुक जाते लाइन दे देगा, 1 घंटा, अभी और थोड़ा सा रुक जाते लाइन दे देगा। जब फाइनली लाइन देता तो बनाना शुरू करते। समझ मेरी बात? तो ए, मतलब फोकटे में, मतलब तू पी के जाए बा, गजब है यार। हाँ, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये लोग भी बोलता कि थोड़ा सा पी लेते, थोड़ा सा घट जेबा,
मतलब गेलो भाई। तो हाँ, तो अब क्या थे कि जो है आपका लाइन, बहुत लाइन पे डिपेंड हो गए हर चीज़। समझ मेरी बात? हर चीज़ मोबाइल चार्ज करना लाइन। तो अभी जितना आप लाइन का उपयोग कर रहे हो, आने वाले समय में और हम उपयोग करेंगे, ठीक है? आने वाले समय में और उपयोग करेंगे। तो बोल रहा है कि हमारी माँग, हमारी इच्छा, ठीक है? हमारी माँग, ठीक है? ये ये वाला माँग नहीं भाई, ठीक है? मतलब बात समझना, माँग का मतलब जो हम माँगते हैं, ठीक है? ठीक है? माँगते हैं, वो माँग नहीं जहाँ से हम बाल झाड़ते हैं, वो माँग नहीं। हम सब जो इच्छा कर रहे हैं, माँग कर रहे हैं, समझ में आ रही बात? हम लोग देश के प्राइम मिनिस्टर से क्या माँग रहे हैं? भैया हमारा देश अच्छा होना चाहिए। तो क्या उन्हीं का दायित्व है? हम सबका दायित्व नहीं कि हम सभी अपने आस-पास सुरक्षा करें, रक्षा करें, हर चीज़ को गंदगी जो है उसको ऐसे करें, ठीक है? तो हम उनसे माँगते हैं कि हमें नौकरी मिले, हम माँगते हैं कि हमें अ प्रोटेक्शन हो हमारी, मतलब जो ऐसे चोर हैं, मतलब ऐसे डाकू हैं, जो भी है, दुश्मन उससे प्रोटेक्ट करे हमें, तो वो दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे आपकी माँग पूरा कर रहे हैं, जो भी ऐसे है, मतलब इतना समझो। तो हम लोग माँग रहे हैं, तो जैसे आपका बढ़ेगा, उम्र जैसे बढ़ेगा, तो आपका माँग जो है बढ़ते जाएगा, समझ में आ रहा है? आपका माँग भी बढ़ते जाएगा, समझ में आ रही बात? तो जैसे अभी अ क्या बोलते हो कि जैसे अभी छोटा पढ़ रहे हो, 10 क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपकी सरकार से क्या ज़रूरत है, क्या माँग है? बहुत कम है कि आपका स्कूल बढ़िया रहे, ठीक है? स्कूल बढ़िया रहे, तो पढ़ाई-वढ़ाई बढ़िया हो, ठीक है? आपका सड़क-वड़क भी बढ़िया रहे। ये आप चल जाओगे 12th के बाद ग्रेजुएशन में, तो आपका माँग होगा कॉलेज बढ़िया रहे, वहाँ के टीचर बढ़िया रहे। समझ में आ रही बात? हमको स्कॉलरशिप चाहिए। तो ये सब आपका माँग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इच्छा बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से जो जो लाइन थी, करंट थी, जो ऊर्जा थी, वो क्या होगी? दिन पर दिन क्या होते बढ़ते गई, क्योंकि हमको भाई ज़्यादा चाहिए ऊर्जा, ठीक है? ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। अब जो ये सब परंपरागत स्रोत था, जो परंपरागत स्रोत था, उससे ऊर्जा तो मिल रही थी, लेकिन जब इतना हम सबको मांग बढ़ने लगा, इतना मांग बढ़ने लगा, तो इसके अलावा और हमें वैज्ञानिक ने क्या क्या खोज किया, निकाला कि और हमें ऊर्जा कैसे मिल सकती है, और हमें ऊर्जा कैसे मिल सकती है, बात समझ में आ रहा है? और ऊर्जा कैसे मिल सकती है, और लोगों को जीवन, लाइफ आसान कैसे बना सकते हैं। तो उसी तरीके से लिखा हुआ है, वैज्ञानिक तो प्रगति पे था, सोच विचार चलते रहता था, लेकिन उसके साथ साथ ऊर्जा की हमारी मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी जीवन शैली का मतलब जो आपका लाइफ है, ठीक है? लाइफ यानी हमारे जीवन शैली भी बदलती जा रही है, सही बात है। आपका एक कहीं न कहीं आपका जीवन जो बदल रहा है, उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा हिस्सा आपका ऊर्जा का है। ऊर्जा यानी लाइन करंट का है, ठीक है? ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा है। समझ में आ रही बात? तो जीवन शैली भी बदलती जा रही है। अपने कार्यों को अपने कार्यों के करने के लिए हम मशीनों का उपयोग अधिक से अधिक करने लगे हैं। यानी अपने कार्यों की, जैसे अब खेती है, पहले क्या होता था? खेती करते थे तो बैल रहता था, हल रहता था, उससे हम करते थे। लेकिन आज क्या है? ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, ठीक है? तो ये सब का उपयोग कर रहे हैं। आज जैसे पहले धान कटता था, लोग ऐसे निकलते थे मॉर्निंग में, 3 बजे, 4 बजे, ऐसे 5 बजे, ऐसे गर्मी में सब साफ कर देते थे काट कर ऐसे, और 8-9 बजते-बजते बहुत काट लेते थे। लेकिन आज वो पावर, वो क्षमता नहीं है। समझ रहे हो? पावर, वो क्षमता नहीं है। कहीं न कहीं हमें अगर जो विद्युत है, लाइन है, कहीं न कहीं हमें आरामदायक दिया है, तो कहीं-कहीं हमें से वो चीज़, हमारा वो शक्ति, हमारा वो पावर छीन ली है। बात समझ में आ रही है? जो हमारे अंदर जो गुण था, टैलेंट था, जो हमारे यहाँ उतना शक्ति था, काम करने का शक्ति था, वो कहीं न कहीं हमसे छीन लिया है। और हम लोग को ऐसे क्या बोलते हैं, अपाहिज बना दिया है। समझ में आ रहा है? अपाहिज। जैसे आज के समय में, हाँ, मसाला हम लोग पीसते हैं, मम्मी या फिर बहन जो घर पे खाना बनाती है, मसाला पीसते तो ग्राइंडर में ऑन करते, चालू कर देते। पहले क्या होता था कि सबके लिए जो खाना बनता था, लोढ़ी पे ऐसे जो होता है ना, लोढ़ी पे ऐसे पीसते थे ऐसे, तो हाथ में मजबूत, ठीक है, हाथ में मजबूत ऐसे। समझ में आ रही बात? तो पहले जो था वो आज नहीं है, और जो आज है वो पहले नहीं था। तो कहीं न कहीं हम जीवन में आगे बढ़े हैं, लाइफ हमारा आसान हो गया है। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़, जो पहले जो गुण था, जो पहले टैलेंट था, जो पहले शक्ति था, वो कहीं-कहीं धीरे-धीरे क्या होता है, घटते जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़। तो बात ये रहा कि हम अपने कार्यों को करने के लिए हम मशीनों का उपयोग अधिक से अधिक करने लगे। तो मशीन का उपयोग करोगे तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, समझ में आ रही बात? ऊर्जा
चाहिए। हमारी आधारभूत आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है। हमारी आवश्यकताएं मतलब आधारभूत का मतलब जो छोटी मोटी चीजें भी बहुत क्या हो रही है, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। आधारभूत का मतलब समझ रहे हैं ना, हमारा बेसिक चीज भी क्या हो रहा, आवश्यकताएं क्या होती है, आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि प्रौद्योगिक प्रौद्योगिकी हमारे जीवन स्तर में सुधार लाती है। ऊर्जा की ऊर्जा की हमारी मांग बढ़ने से से क्या ऊर्जा की हमारी मांग बढ़ने से ऊर्जा के अधिकाधिक स्रोत की खोज आवश्यक हो गई है। समझ मेरी बात। जैसे हमारी आधारभूत आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए कि पढ़ना है, समझ में आ रहा है, कहीं पे क्या करना, पढ़ना है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आधारभूत है हमारा, पढ़ाई क्या है, बहुत जरूरी है, पढ़ना है। लाइट कट गई, क्या करेगी, लाइट कट गई तो क्या करोगे आप, लाइट कट गई, लाइन नहीं आ रही है, 1 2 दिन 3 दिन लाइन नहीं आ रही है, क्या करोगे उसके लिए भाई, बनाया सौर प्लेट, बनाया बैटरी, बनाया, बढ़ रहा है, बॉल बना दिया, बढ़ रहा है, लाइन भी चला गया, सूरज तो नहीं जाएगा, सौर प्लेट बना दिया, लाया करंट को ऐसे किया, प्रकाश ऊर्जा को लाया, विद्युत ऊर्जा बदल दिया, बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी फिर अपना सेल बैटरी को वो अपना लाइन बार रही, तो ऐसे हुआ। तो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रौद्योगिकी हमारे जीवन स्तर में सुधार लाती है, ठीक है। और ऊर्जा की आवश्यकता मांग बढ़ने से ऊर्जा की अधिकाधिक स्रोत की खोज आवश्यक है, ठीक है। यानी हम सबका मांग यानी बढ़ते गए। जैसे फोन चार्ज करना है, ठीक है, फोन चार्ज करना है, उसके लिए चार्जर बना, चार्जर के साथ साथ उसके लिए लाइन चाहिए, तो उसका वो जो लाइन खींच रहा है तो खर्चा तो हो रहा है ना, उसके लिए फिर क्या बना, सौर प्लेट बना दिया, बैटरी बना दिया, बैटरी से चार्ज भी हो रहा है, समझ गए, पावर बैंक बना दिया, इस तरह ये सब ऊर्जा निकल रहा है। तो मांग जैसे बढ़ते गया तो इसका खोज होते गया, बनते गया। तो यही कहा कहा भी जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। यानी जैसे ही आवश्यकता होती है, जब हमको जरूरत होती है तब हम खोज करते हैं, समझ में आ रही है? वजह से आपको कहीं पे जाना है, मान लीजिए कि आ, आपका घर का जैसे बाइक, ठीक है, बाइक का चाबी कहीं पे लाके रख दी, और 10 दिन 15 दिन कहीं आप नहीं गए, तो माइंड से निकल गया कि चाबी कहाँ रखे थे, और आपको आ गया जरूरी, नहीं हमको जाना है, चाबी खोजोगे, इधर से उधर खोजोगे मतलब मिल जाएगा। बात समझ में रही, चाबी रखा हुआ है, खोज करोगे कहाँ पे रखे थे, दिमाग दिमाग में नहीं है, भूल गए, आपके घर में है लेकिन माइंड में नहीं है, भूल गए, खोजोगे, बहुत मेहनत के बाद फिर याद आएगा कि अच्छा यहाँ रखे तो मिल जाएगा। उसी तरीके से ये जो धरती है, धरती पे सब कुछ मौजूद है, बट हमारा माइंड के पास वो चीज़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम लोग रिसर्च करते, खोजते, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब समझ में आता नहीं इसको ऐसे करेंगे। मटेरियल धरती पे मौजूद है, हर चीज़ मटेरियल धरती पर, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर जो बना, ये जो प्लास्टिक से बना, ये प्लास्टिक आया कहाँ से, धरती पर मौजूद होगा, कहीं से तो मौजूद होगा, तभी तो ये ना कि आप चांद से उतार के लाए, नहीं लाए, ये मौजूद है। तो इसको मार्कर बना कैसे, इसमें दिमाग लगाया, वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो बन जाएगा। तो इसका यानी पढ़ाने तो पहले बोर्ड खल्ली से ऐसे लिखते थे, खल्ली से बहुत मेहनत हुआ, बहुत खर्चा भी लगा, बार बार सब हाथ नहीं हट जाता था। अब सोचो कि मार्कर पहले आता था इंक वाला, वो इंक वाला आता था, पहले ये भी नहीं था, इंक वाला आता था, उसको मिटारो तो आधा लगा रहता था और बहुत दिक्कत भी होता था। तो फिर सोचा कि चलो ऐसा मार्कर बनाओ कि लिखते समय ऐसे अगर किए तो मिटा भी जाए। तो आवश्यकता जैसे बढ़ते गया आविष्कार होते गए, ठीक है, आवश्यकता बढ़ते गया आविष्कार, यानी बिजली जो मिल रहा था, ऊर्जा जो मिल रहा था उतना नहीं था, उसको और चाहिए था, यानी हम दिन पर दिन हम बढ़ते जा रहे थे अपने जीवन में, और ऊर्जा की जरूरत हमें है, तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, तो ऊर्जा को खोज होते गया, नहीं ये नहीं, इतना ही नहीं, अभी ये भी होना चाहिए, इतना भी और आना चाहिए, समझ में आ रही बात। तो ये सब चीज़, तो आप कहीं पे रात में कहीं पे जाते हो टॉर्च लेकर, तो टॉर्च में जो सेल लगा बैठे वो क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। गैर ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं पे जाते हो तो उतना लंबा तार मतलब ऐसे बोर्ड में लगा के लेके जाते हो, टांग ले नहीं, आप नॉर्मल ऐसे लेते हो, ऐसे टॉर्च हाथ में, आप बाहर लेके चल देते हो, तो उसमें सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। तो आपका ये सब क्या है, सेल जो बैटरी है, जो ऊर्जा जो निकल रही है, बॉल बढ़ रही है, ये सब ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, समझ रही बात। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अब परंपरागत स्रोत इतना हम पढ़ चुके हैं, इतना हम इधर पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत में, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सौर ऊर्जा मतलब सौर प्लेट, सौर ऊर्जा मतलब जो है प्रकाश को अपने अंदर
लेता है, समाहित करता है प्रकाश ऊर्जा को, फिर सौर ऊर्जा यानी सौर प्लेट क्या करता है, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, जो इसी को बोलते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, जब सौर ऊर्जा बनाया गया, जब सौर ऊर्जा बन गया तो उसके लिए बैटरी चाहिए, तो बैटरी भी बनाया गया। समझ मेरी बात। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में सौर ऊर्जा के बारे में तमाम सारी बातें जानेंगे। आज तक क्लास 3 डे 41 42 और क्लास 4 में हम सौर ऊर्जा के बारे में और बहुत सारे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि इतना समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। और समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि एग्जाम में भैया एक भी सवाल ना छूटे। क्योंकि जो टॉप करता है बंदा, जो टॉप करता है ना, जो बंदा टॉप करता है, वो ऐसा नहीं कि चांद से पढ़ के आता है। हर कोई टीचर से पढ़ता है, टीचर हर चीज पढ़ाता है, लेकिन जो बंदा है, जो बच्चे हैं, उसको उनको कैच करना होता है ना कि अच्छा ये ऐसे है। कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि लिखाते नहीं है, बट वो समझाते समय कुछ बोल देते हैं। मतलब इसी आपका टॉपिक के रिलेटिव ही कुछ बोलते हैं, उसको भी जो पढ़ने वाला तो उसको भी नोट करता है, अच्छा ये सर नहीं बोले, इसको नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। हो सकता है कि जो मैंने बोला, जो जो मतलब सवाल किया, जवाब किया, जो मैंने बता रहा, वो चीज़ क्वेश्चन मिल गया वहाँ, तो वो बना लेगा। समझ मेरी बात। जो बंदा टॉप करता है, जो ज़्यादा ऐसे नंबर लाता है, वो करता क्या है, वो दिमाग लगाता है, दिमाग भिड़ाता है। इसलिए आप लोग भी ऐसे पढ़ो, समझो, और जहाँ बेहतर लगता है वहाँ से पढ़ो। अगर मुझे देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो पढ़ो। अगर कहीं कोई और टीचर है, कोई और ऐसे आपके नज़दीक में कोई और ऐसे हैं, जहाँ पे आपको बेहतर लगता है, जहाँ पे समझ में आता है, वहाँ से पढ़ो। बात समझ आ रही है? जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो। किताब पढ़ो, जैसे पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, नोट्स पढ़ो, कैसे पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, याद करो, लेकिन पढ़ो भैया, पढ़ो। दिक्कत आती है, बेझिझक पूछो। आपके बड़े भाई हैं, पड़ोसी है, कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ता है, क्लास जाता है, उससे पूछो कि भैया ये समझ में नहीं आता है, आप अगर बताना चाहें तो बता दीजिए। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करो, ठीक है, वो बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन पढ़ो भैया। ठीक है, जरूरी है पढ़ना, समझना। समझ मेरे बात। ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, ज्ञान बहुत जरूरी है। तो ये सारा चीज था आपका पवन ऊर्जा के बारे में, उसका पवन ऊर्जा के लाभ, पवन ऊर्जा की सीमाएं, उसके बाद उसके बाद क्या था, ये सब आपका ऊर्जा के वैकल्पिक या परंपरागत स्रोत क्यों लाने की जरूरत पड़ा, तो ये सब ऐसे लिख सकते हो। समझ में रहा है, क्योंकि हम सबका मांग बढ़ते गया, ऊर्जा के प्रति मांग बढ़ते गया, जिसके कारण हम सबको नए नए चीज ऊर्जा का लाना पड़ा, जिसमें सौर ऊर्जा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगी होगी, और उम्मीद करते हैं आप सब एक प्यारा सा लाइक मारना, ताकि हम मुझे लगेगा कि नहीं, मैं अच्छा पढ़ाया हूँ, और अगले क्लास में अपने आप इम्प्रूव करूँगा कि और अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पढ़ा सकूँ, ताकि आप सब समझ सकें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास भी है आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। और कहीं पे भी दिक्कत आती है तो भैया कमेंट कमेंट जरूर करो। ठीक है, कमेंट जरूर करो। ठीक है, कमेंट आप लोग नहीं करते हो, कमेंट जरूर करो। लाइक वाला जो आता है वो उसको प्रेस करो एक बार, डबल नहीं, एक बार। ठीक है, एक बार। और जो बंदे नए हैं, सब्सक्राइब कर लो, जरूरी है सब्सक्राइब कर लो। आने वाला हर एक अपडेट आपको मिलेगा, A to Z भैया, 10th क्लास का A to Z, उसके बाद 12th भी होगा, 11th भी होगा, 9th, सब कुछ होगा। बट अभी 10th चल रहा है, अभी और टीचर को खोज रहे हैं। अगर वो मिलते हैं तो फिर आपका 11th 12th भी तैयारी इस पे करवाया जाएगा बहुत बेहतर तरीके से, बेसिक लेवल से। और ये भी खत्म हो जाएगा एक दो क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने के बाद भैया मैं बायोलॉजी पे चलूंगा। क्या, बायोलॉजी, बायोलॉजी, वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हंसी मजाक में पढ़ लेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको जय हिंद।